तो वह लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या सीखा हमने, बताओ रेप्लिकेशन में क्या क्या हो रहा है। देखिए तो सबसे पहला क्या था बताओ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, साइट है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम बात करें अपने यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और उतनी बड़ी डीएनए को हमें क्या करना है, इस फेज में डिवाइड करना है। इसलिए आपके यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओआरआई साइट होती हैं, वो एक ही डीएनए के अंदर कई सारी ओआरआई साइट होती हैं, जिसकी वजह से एक ही बार में, ठीक है, उस डीएनए के अंदर कई साइट से, कई जगह से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ताकि थोड़ा जल्दी काम हो जाए हमारा। ठीक है, तो देखिए इन लीनियर क्रोमोसोम्स ऑफ यूकैरियोट देयर आर मल्टीपल ओआरआई साइट्स। ठीक है, कई सारी ओआरआई साइट्स पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन स्टार्ट एट मल्टीपल साइट्स एट सेम टाइम, एक ही समय में कई साइट से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है यूकैरियोट्स के अंदर। और इनिशिएशन प्रोटीन क्या होगी, फर्स्ट बाइंड एट ओआरआई साइट। सही बात है, इनिशिएशन प्रोटीन जाकर बाइंड होती है ओआरआई साइट से, और उनकी बाइंडिंग बेस क्या होगा, एंड हेल्प इन द लोडिंग ऑफ हेलिकेज। हेलिकेज की लोडिंग हो जाएगी बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, और वो हेलिकेज जाकर क्या करेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक कर देगा, अनबाइंडिंग कराएगा, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन फॉर्क, जहां से स्टार्ट हुआ रेप्लिकेशन, उसको उस स्ट्रैंड को बोला, उस सेगमेंट को हमने क्या बोला था, रेप्लिकेशन फॉर्क बना वहां पर। ठीक, और हेलिकेज एंजाइम क्या कराएगा, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स एंड मूव्स बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए के उनके बीच में मूव कर रहा है वो, यूजिंग एटीपी एंड मैग्नीशियम आयन की हेल्प से वो आगे मूव करता हुआ चला जाएगा, तोड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और जैसे ही अनबाइंड हुए हैं, जैसे ही दोनों सेगमेंट आपके अनबाइंड हुए, तुरंत क्या होगा, एज सुन एज द डीएनए हेलिक्स सेपरेट, जैसे ही सेपरेट होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड एट सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन, सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन में जाकर बाइंड हो जाएंगी टू प्रिवेंट फोल्डिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट। हाँ देखा हमने, अगर फोल्डिंग हो जाएगी तो फिर हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, ऐसे फोल्ड हो जाएगा, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो फिर आप उससे उसकी कॉपी नहीं कर पाओगे, उसको टेम्पलेट की तरह यूज़ नहीं कर पाओगे। तो वो हमने सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन की हेल्प से इस हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर को बनने से रोक लिया। डीएनए पॉलीमरेज हैज एबिलिटी टू सिंथेसाइज डीएनए। ठीक, डीएनए की सिंथेसाइज की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में, ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन। देखा हमने 5' to 3' ही वो बना सकता है। ठीक है, और दूसरी दिक्कत क्या है, एंड डू नॉट इनिशिएट द प्रोसेस, ये प्रोसेस को स्टार्ट भी नहीं कर सकता। तो कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है, इट कैन ओनली एक्सटेंड। ठीक है, केवल एक्सटेंड कर सकता है, प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता, डिस्कस किया हमने। तो उसी के लिए क्या किया था बताओ, प्रोसेस को स्टार्ट ये नहीं कर सकता, तो पहले से हम प्राइमर बना देते हैं वहां पर। ठीक है, इट कैन ओनली एक्सटेंड द प्रोसेस फ्रॉम अ प्राइमर, एक प्राइमर से केवल वो एक्सटेंड कर सकता है, प्रोसेस को आगे लेकर जा सकता है। और ये प्राइमर क्या होते हैं, दे आर शॉर्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, आरएनए के सीक्वेंस होते हैं प्राइमर आपके। ठीक है, आरएनए के सीक्वेंस है, और किसने बनाया इन आरएनए के सीक्वेंस को, प्राइमेज एंजाइम ने। प्राइमेज एंजाइम है ये। प्राइमेज एंजाइम क्या होता है, एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि आरएनए का स्ट्रैंड बना रहा है। चलिए यहाँ तक देख लिया, और क्या क्या बात की हमने बताओ यहाँ पर, एक जो स्ट्रैंड थी, ठीक है, एक जो स्ट्रैंड है जो कि 3 to 5 वाली स्ट्रैंड थी, इस 3 to 5 वाली स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, और जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज डीएनए का सेगमेंट था उसको क्या बोला था हम लोगों ने, लीडिंग स्ट्रैंड बोला था। ठीक है, जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हुआ था डीएनए का सेगमेंट, उसको आपने बोला था कि लीडिंग स्ट्रैंड है। तो लीडिंग स्ट्रैंड किस पर बनेगी, 3 to 5 वाले पर बनेगी। 3 to 5 वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है, जो 3 to 5 वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था, इस 3 to 5 वाले पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें जो आपका 5 to 3 वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस पर क्या होगा, ऑन दी अदर टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो 5 to 3 वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस पर क्या हो रहा है, न्यू स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होंगे वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बन रहे थे। याद है, 5 to 3 वाले पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बन रहे थे। ठीक है, इन स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट, क्या बोला उन फ्रेगमेंट को, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोला हम लोगों ने, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और इन हर एक फ्रेगमेंट को बनाने के लिए एक अलग से प्राइमर चाहिए था। सही बात है, क्योंकि हर बार एक नई शुरुआत कर रहे थे हम, तो सेपरेट प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ईच न्यू फ्रेगमेंट। हर एक नया फ्रेगमेंट बनाने के लिए एक नया प्राइमर चाहिए आपको। और उसके बाद क्या करेंगे, जब पूरा बन जाएगा डीएनए तो क्या करेंगे, लेटर द प्राइमर आर रिमूव्ड। सही बात है, प्राइमर को हटाएंगे, क्यों, क्योंकि प्राइमर आरएनए का सीक्वेंस है, उनको हटा देंगे, किसके साथ, डीएनए का सीक्वेंस लगाएंगे वहां पर, और ये भी आपका डीएनए पॉलीमरेज ही करवाएगा। और फिर उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो उनको जोड़ देंगे आप आपस में डीएनए लाइगेज की हेल्प से। और ये हेलिकेज जब आगे बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत कर रहा था बताओ, टॉर्सन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उस टॉर्सन को दूर करने का काम कौन करेगा, आपका टोपोआइसोमेरेज। एज द हेलिकेज मूव्स अहेड, जैसे जैसे हेलिकेज आगे बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ टर्न इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ टर्न भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके सामने क्या हो रहा है, वो ऐसे खोल रहा है चेन को, तो पीछे और उसकी क्वाइलिंग हो रही है, सुपर क्वाइलिंग हो रही है। ठीक है, और सुपर क्वाइलिंग हो रही है वहाँ पर। ठीक है, पीछे सुपर क्वाइलिंग हो रही है, लीडिंग टू द इंक्रीज टॉर्सन, जिसकी वजह से टॉर्सन क्रिएट हो रहा है वहाँ पर। अब उस टॉर्सन को दूर करने के लिए क्या किया टोपोआइसोमेरेज ने, ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं, इन दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पे कट लगाया। कट लगाते ही क्या होगा बताओ, वो जो टॉर्सन क्रिएट हुआ था
वो टॉर्सन रिलीज हो जाएगा, वहाँ पर रिलीज हो गया और रिलीज करने के बाद फिर से उसको जोड़ दिया, तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, वहाँ पर जो सुपर कॉइलिंग है, टॉर्सन जो क्रिएट हुआ है उसको वो रिलीज कर रहा है। तो इंक्रीज टॉर्सन इन फ्रंट ऑफ हेलिकेज, और इस टॉर्सन को कौन रिमूव करेगा, रिमूव्ड बाई टोपोआइसोमरेज। इस टोपोआइसोमरेज को हम प्रोकैरियोट्स में डीएनए गायरेज भी बोलते हैं, इस पे भी आपसे पूछा जा सकता है, डीएनए गायरेज के नाम से आ जाएगा, फिर टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज का क्या क्या काम बताओ, एंडोन्यूक्लियस का भी काम कर रहा है, ठीक है, डीएनए के बीच में कट भी लगवा रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ ये डीएनए लाइगेज का भी काम कर रहा है, कट लगवाने के बाद उनको जोड़ भी रहा है, तो ये दोनों काम है इसके, एंडोन्यूक्लियस का भी काम कर रहा है और डीएनए लाइगेज का भी काम कर रहा है आपका ये टोपोआइसोमरेज। और हमने क्या देखा कि जो हमारा डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बच्चे, ये दो काम कर रहा है, प्लेस डुअल रोल, दो काम कर रहा है। क्या दो काम कर रहा है, मोनोमर भी यही प्रोवाइड कर रहा है और एनर्जी भी दे रहा है प्रोसेस के लिए, यानी इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए हमारे न्यूक्लियस को माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंड नहीं होना है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एनर्जी नहीं देने वाली कि भैया लो चलो हम तुम्हें एनर्जी देते हैं तुम काम करो, जरूरत नहीं है। ये मोनोमरी जो है आपके डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यही दोनों काम कर देंगे आपके, ठीक है। और अगर हम देखें बच्चे तो हमारे ह्यूमन का जो डीएनए है वो 18 मिनट में कॉपी हो जाता है पूरा, ठीक है, और 18 मिनट में आपने क्या किया, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर जो है उनको कॉपी कर दिया। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ओवरऑल तो लगभग 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर कॉपी किए जाते हैं, ठीक है। देख रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर आप कॉपी कर रहे हो, ठीक। तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस चल रहा है आपका, और फास्ट के साथ साथ हाईली एक्यूरेट भी है प्रोसेस, केवल फास्ट नहीं है उसके साथ एक्यूरेसी बहुत हाई है इसकी। तो इतना फास्ट होने के साथ साथ इतनी एक्यूरेसी क्यों है, तो इसके लिए बच्चे हमें डिस्कस करना पड़ेगा अपने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। तो यहाँ पर बच्चे अलग अलग तरह के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं जो कि इस प्रोसेस को इतना फास्ट और एक्यूरेसी देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमारे नीट की अगर बात करें तो उन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में अलग से आपसे नहीं पूछा जाता। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको लिखवा देता हूँ, लेकिन ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है उस पर। तो अगर यूकैरियोट्स की बात करें बच्चे तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कराने के लिए 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज आपको मिलेंगे यूकैरियोट्स के अंदर। कौन कौन से वो 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज और क्या क्या काम करा रहे हैं देखिए। तो डीएनए पॉलीमरेज जो अल्फा होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करवा रहा है। वहीं अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज जो बीटा है, ये डीएनए के रिपेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कि अगर कोई गलती हो गई इतने फास्ट प्रोसेस में तो उसको रिपेयर करवा रहा है ये, ठीक। अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज हमारा जो गामा है, ये रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए के लिए रेस्पॉन्सिबल है। साइटोप्लाज्मिक डीएनए का मतलब क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपके, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इनके डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए हमारा अब डीएनए पॉलीमरेज गामा रेस्पॉन्सिबल होता है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की अगर बात करें तो ये आपकी लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाएगा, सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, मतलब लीडिंग स्ट्रैंड के लिए अलग ही डीएनए पॉलीमरेज है, लैगिंग स्ट्रैंड के लिए अलग डीएनए पॉलीमरेज है हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर। और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन क्या कराएगा, ये रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड देयर रिप्लेसमेंट विद डीएनए सीक्वेंस विद प्रूफ रीडिंग, ठीक है। वही जो प्राइमर था, प्राइमर आरएनए सीक्वेंस है तो उसको हटाकर वहाँ पर डीएनए सीक्वेंस लाना, ठीक है, और वो भी एक्यूरेट रीडिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर वाले, ठीक। तो ये काम आपका एप्सिलॉन करवाएगा डीएनए पॉलीमरेज। तो इस तरीके से हमारे अंदर बच्चे ये अलग अलग डीएनए पॉलीमरेज मिलकर इतने फास्ट प्रोसेस को एक्यूरेटली करा रहे हैं। वही अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें केवल 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज देखने को मिलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, ठीक। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या कर रहा है, ये प्राइमर का रिमूवल कराएगा और रिप्लेस कराएगा डीएनए के सीक्वेंस के साथ, ठीक है। तो ये इनका काम हो गया डीएनए पॉलीमरेज 1 का। डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करवा रहा है, उनके अंदर डीएनए की रिपेयरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो गलती हुई है इतने फास्ट प्रोसेस में उसको रिपेयर करवाएगा। वहीं अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये क्या करा रहा है उनके अंदर, ये सिंथेसिस ऑन लीडिंग एज वेल एज लैगिंग, सब जितने भी आपके लीडिंग और लैगिंग दोनों के दोनों स्ट्रैंड का सिंथेसिस यही करवा रहा है आपका डीएनए पॉलीमरेज 3। और अगर इस प्रोसेस की बात करें रेप्लिकेशन की तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कहाँ चलेगा, साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट्स के अंदर कहाँ चलेगा, न्यूक्लियस में चलेगा। और इन प्रोकैरियोट्स के अंदर बच्चे केवल ओनली वन, ठीक है, ओनली 1 ORI साइट्स पाई जाती है, केवल एक ही ORI साइट आपको मिलेगी यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के अंदर। वहीं आपने यूकैरियोट में क्या देखा था, कई सारी ORI साइट है ताकि प्रोसेस जल्दी हो जाए, एक ही साथ कई जगह से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर एप्लीकेशन एक डीएनए में एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक ही ORI साइट इनके पास है। ये हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसका पूरा नाम पूछ देते हैं आपसे कि पूरा नाम क्या होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये नाम आपको रटने की जरूरत नहीं है, देखिए यहाँ पर क्यों ये नाम पड़ा, क्यों डीएनए पॉलीमरेज को आप क्यों डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोल रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपका डबल हेलिकल स्ट्रैंड है बच्चे, डीएनए है,
यहाँ पर जो नया डीएनए बनाया जा रहा है, ठीक है, नया डीएनए बनाया जा रहा है, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज नाम है। और ये नया डीएनए किसके हिसाब से बना रहा है, तो पहले का जो डीएनए स्ट्रैंड है इसी को देखकर तो कॉपी करता हुआ चला जा रहा है। तो ये जो नया स्ट्रैंड बनाया जा रहा है इसको बनाने के लिए किस पर डिपेंडेंट है ये एंजाइम, डीएनए पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए बोल दिया इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहीं एक और समझ लो, अभी आपने आरएनए पॉलीमरेज की बात की थी, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा बताओ, आरएनए कैसे बनते हैं, तो डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए को हम यूज करते हैं टेम्पलेट की तरह, और इस डीएनए के टेम्पलेट पर हम नया आरएनए बनाते हैं। तो आरएनए को बनाने वाले एंजाइम को बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। अब इस आरएनए पॉलीमरेज का बताओ इसका क्या नाम देना चाहिए, तो ये आरएनए पॉलीमरेज तो है, सही बात है। तो और किसके ऊपर डिपेंडेंट है आरएनए बनाने के लिए, तो डीएनए पर डिपेंडेंट है, डीएनए को देखकर ही तो आरएनए बनाया जा रहा है, तो इसको बोल दोगे आप डीएनए डिपेंडेंट, ठीक है, डीएनए पर डिपेंडेंट लिंक बना क्या रहा है, आरएनए बना रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इस तरीके से हम नाम दे देते हैं। अगर मान लीजिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या करते हैं, हमारे पास आरएनए होता है, ठीक है, और आरएनए से हम डीएनए बनाते हैं, आरएनए को देखकर डीएनए बनाते हैं। तो अगर आप आरएनए को देखकर डीएनए बना रहे हो, ठीक है, और ये काम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, क्या नाम है इस एंजाइम का, इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब बताइए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोल रहे हो, इसका क्या नाम देना चाहिए, डिपेंडेंट के बेसिस पर बोलें तो क्या बोलोगे इसको बताओ। तो ये क्या बना रहा है, डीएनए बना रहा है, डीएनए बना रहा है ना, आरएनए को देखकर, यह आपका आरएनए होता है और आरएनए को देखकर डीएनए बनाया जाता है इसके। तो आरएनए को देखकर क्या बना रहा है, डीएनए बना रहा है, तो डीएनए बना रहा है इसलिए डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए बना रहा है। लेकिन किसको देखकर डीएनए बना रहा है, आरएनए को देखकर डीएनए बना रहा है, तो आरएनए पर डिपेंडेंट है, तो आरएनए डिपेंडेंट। तो इस तरीके से बच्चे इसको रटने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इस तरीके से हम नेमिंग दे सकते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को क्या बोलोगे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि बना रहा है डीएनए तो डीएनए पॉलीमरेज। किस पर डिपेंडेंट है, आरएनए पर, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ऐसे नेमिंग दी जाती है इन एंजाइम्स की। तो अब बच्चे हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि डीएनए से आरएनए बनाना क्यों पड़ता है। मान लीजिए डीएनए जो आपका है इससे हम क्यों आरएनए बनाते हैं, तो डीएनए से आरएनए इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम इस आरएनए से फिर क्या कर सकें, आगे चलकर प्रोटीन बना सकें। क्या बना सकें, प्रोटीन बना सकें। और ये जो प्रोटीन हम बनाएंगे, जब ये प्रोटीन मिल जाएगी तो हम बोलेंगे हमारी जो जीन है, ये जो डीएनए का सेगमेंट है जिसको आप जीन बोलते हो, इस डीएनए के सेगमेंट जीन ने क्या कर दिया, कोड कर दिया, कुछ फिजिकल कैरेक्टर दे दिया आपको, ठीक है, फिजिकल एक्सप्रेशन कर दिया इन्होंने अपना। तो यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, मतलब डीएनए से आरएनए बनाने का जो प्रोसेस है वो क्यों किया जा रहा है, ताकि प्रोटीन बना लिया जाए। और हमारी बॉडी को अगर हम बात करें तो एक बार में कुछ एक पर्टिकुलर प्रोटीन ही बनानी पड़ी होगी, ठीक है। तो इसीलिए आप जब रेप्लिकेशन की बात करते हो तो रेप्लिकेशन में आप क्या करते हो कि डीएनए के एक छोर से क्या करते हो, डीएनए को डिवाइड करना शुरू करते हो, और इसको क्या करते हो, एक छोर से स्टार्ट करके उसके दूसरे छोर तक पहुंच जाते हो, एक एंड से दूसरे एंड, मतलब पूरा का पूरा डीएनए आप डिवाइड कर देते हो, 1 से 2 डीएनए बना लेते हो। लेकिन वही जब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की, जब हम डीएनए से आरएनए बनाने की जब बात करते हैं तो केवल एक छोटा सा सेगमेंट चूज करते हैं डीएनए का जिसको हम आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, ना कि पूरा का पूरा डीएनए। क्यों, उस छोटे सेगमेंट से क्या करेंगे, आरएनए बनाएंगे और उस आरएनए से एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाकर काम खत्म हो गया हमारा। और ये जो छोटा सा सेगमेंट हमने चूज किया है डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए, इस सेगमेंट को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोगों ने, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर हो रहा है, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हो रहा है, उसको आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, प्रोमोटर साइट, टर्मिनेटर साइट और स्ट्रक्चरल जीन। ये 3 चीज़ देखने को मिलेगी आपको उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर। अब हम बात करते हैं क्या होता है प्रोमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या है, वो देखो आप। तो उससे पहले देखो यहाँ पर मैंने ये जो हमारा ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए की, ठीक, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है आपका। तो इसको हमने स्ट्रेट शो किया, यहाँ पर एक सेगमेंट शो कर दिया डीएनए का, जिसको हम क्या करना चाह रहे हैं, आरएनए में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो एक तो इसका क्या होगा 3 to 5 एंड होगा और दूसरा 5 to 3 होगा। तो ये जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो क्या कर रहा था बताओ, वो केवल 5 to 3 के डायरेक्शन में ही नया चेन बना सकता है। डीएनए पॉलीमरेज आपने अभी देखा, उसी तरीके से हमारा ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये भी केवल 5 to 3 के डायरेक्शन में ही नई चेन बना सकता है।
तो हमें एक बात समझ में आ गई कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज भी जो नया आरएनए बनाएगा वो कैसे बनाएगा, वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनाएगा, 5' to 3' बनाएगा वो, ठीक है। यानी उसके एक फर्स्ट एंड पर क्या होगा, जहाँ से बनाना शुरू करा उस एंड पर फिफ्थ एंड का उसका फॉस्फेट फ्री रहेगा, और उसका जो लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड वो जोड़ेगा उसका थर्ड एंड मतलब कि थर्ड OH फ्री रहेगा। इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज काम करने वाला है। तो जब वो आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से काम करने वाला है तो यहाँ पर दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं इनमें से कौन सा स्ट्रैंड चूज किया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो 3 to 5 वाला, ठीक है, 3 to 5 वाला, ताकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ते चले जाए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर आपका जो 3 to 5 वाला है इसको हम यूज करते हैं एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको हम, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये जो आपका 5 to 3 वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। देखिए बहुत अजीब सी बात है यहाँ पर कि जो ये कुछ नहीं कर रहा, ये 5 to 3 वाला कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप पड़ा रहेगा, जिसको आप यूज कर रहे हो आपका 3 to 5 वाला है, लेकिन आप कोडिंग किसको बोल रहे हो, आप कोडिंग बोल रहे हो 5 to 3 वाले को कोडिंग बोल रहे हो, या फिर इसको आप बोलते हो सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड या फिर कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हो। और ये जो 3 to 5 वाला है हमारा जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसको आप यूज कर रहे हो कॉपी करने के लिए, उसको आप बोलते हो एंटी सेंस स्ट्रैंड या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, इनको बोलते हैं ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जाता है बच्चे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो ये 3 to 5 वाला ये जो 3 to 5 वाली जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और यहाँ पर 5 to 3 वाली जो है, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर A है तो यहाँ पर T होगा, यहाँ पर अगर G है तो यहाँ पर क्या होगा, C होगा, यहाँ पर अगर C है तो यहाँ पर G होगा, यहाँ पर अगर T है तो यहाँ पर ये होगा, ये हमें पता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। तो अब एक बात बताइए, जब ये जो 3 to 5 वाला है, ये 3 to 5 वाले पर जब आपका आरएनए बनेगा तो उस आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे, वो आएंगे आपके इस 3 to 5 वाले जो न्यूक्लियोटाइड है उनके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ पर अगर A है तो यहाँ पर क्या आएगा, U आएगा, यहाँ पर G है तो यहाँ पर C आएगा, यहाँ पर C है तो यहाँ पर G आएगा, यहाँ पर T है तो यहाँ पर A आएगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस आ रहे हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आएंगे यहाँ पर, तो ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस आएंगे आपके ये किसके जैसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर इसको आप मिलाओगे यहाँ पर तो केवल आपको क्या मिलेगा, T की जगह पर U मिलेगा, ठीक है, T की जगह पर क्या मिलेगा आपको, U मिलेगा, नहीं तो इसके अलावा सब कुछ आपको सेम मिलने वाला है। देखो यहाँ पर, क्योंकि ये जो नया स्ट्रैंड बनेगा ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा और ये 5 to 3 वाला तो पहले से इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी जो नया आरएनए स्ट्रैंड बनने वाला है वो किसके जैसा होगा आपका, वो 5 to 3 वाले के जैसा होगा, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं कि ये कोडिंग स्ट्रैंड है। और यहाँ पर जो भी रीडिंग ली जाती है ना बच्चे, सारी रीडिंग हम इसी 5 to 3 वाला जो हमारा स्ट्रैंड है इसी के रेस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका, अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि प्रोमोटर साइट हम किसे कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों का मतलब हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए तो हमारे ये प्रोमोटर साइट क्या होता है, अगर हम बात करें बच्चे, तो ये प्रोमोटर साइट न्यूक्लियोटाइड के कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर बाइंड होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है बताओ, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही आपका ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कराएगा। और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ पर आकर बाइंड होता है, ये इसी प्रोमोटर साइट पर आकर बाइंड होता है। और ये प्रोमोटर साइट होते क्या है, कुछ नहीं सर, ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है, ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर अलग अलग प्रोमोटर साइट्स मिलेंगे, दोनों के अंदर अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। और ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस कहाँ होते हैं, अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलना इस 5 to 3 वाले के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उनको हम लेते हैं, क्योंकि मैंने भी बताया कि जो भी रीडिंग लेंगे सबका रेफरेंस किसको लोगे आप, 5 to 3 वाले के हिसाब से लोगे। तो ये जो प्रोमोटर साइट आपको मिलेगा, वो प्रोमोटर साइट मतलब एक सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोटाइड के, वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस आप कहाँ देखोगे, इस 5 to 3 वाले पर देखोगे। और अगर आप बात करो प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में ये जो प्रोमोटर सीक्वेंस होता है इसको हम बोलते हैं प्रिब्नो बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रिब्नो बॉक्स। और ये कहां पाया जाता है प्रिब्नो बॉक्स, तो जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत होनी है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होनी है उसके 10 न्यूक्लियोटाइड पहले पाया जाता है ये प्रिब्नो बॉक्स, याद रखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें अपने यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में ये जो प्रोमोटर साइट होता है, ये जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स या फिर हॉग्निस बॉक्स बोलते हैं। और ये टाटा बॉक्स या फिर हॉग्निस बॉक्स क्या होते हैं, कुछ नहीं सर, ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है। मैं यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस ड्रॉ करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि झूठ मूठ में एक कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ जाएगी जिसकी जरूरत नहीं है। तो ये बस इतना समझिए, प्रिब्नो बॉक्स हमने किसको बोला, ये एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हमने बोल दिया कि ये प्रिब्नो बॉक्स हो गया, और वही आपकी प्रोमोटर साइट है।
ये क्या हो जाएगा, प्रोमोटर साइट। और इसी साइट पर, इसी प्रोमोटर साइट पर क्या होगा, कौन आकर बाइंड करेगा आपका, इसी प्रोमोटर साइट पर आपके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर बाइंड करेंगे जब ट्रांसक्रिप्शन करने की बारी आएगी तो। और अगर इस स्ट्रक्चरल जीन की हम बात करें तो स्ट्रक्चरल जीन कौन सा सेगमेंट है हमारे इस प्रोमोटर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, तो ये स्ट्रक्चरल जीन हम उस सेगमेंट को बोलते हैं डीएनए के बच्चे जो कि सेगमेंट आपका कॉपी होने वाला है। ठीक है, केवल इतने ही सेगमेंट पर आप क्या करोगे, आपका आरएनए बनाओगे। इतने ही सेगमेंट से हम आरएनए बनाते हैं। आपके प्रोमोटर साइट से आरएनए बना नहीं शुरू हुआ, बल्कि केवल आपका ये जो स्ट्रक्चरल जीन है केवल इसी से आप क्या करते हो, इतना ही को ही आप कॉपी करते हो किसके अंदर, आरएनए के अंदर। तो जितना कॉपी हो रहा है सेगमेंट डीएनए का आरएनए के अंदर उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और टर्मिनेटर साइट कौन सी है, ये वो साइट है जहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन जो है रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। टर्मिनेटर साइट पर यहाँ पर है आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यहीं पर जाकर रुक जाएगा। जब इतना कॉपी हो जाएगा तो यहाँ जाकर रुक जाएगा, तो उसको बोल दिया टर्मिनेटर साइट है। कैसे रुक जाएगा वो हमें डिस्कस करना है, मैकेनिज्म में देखेंगे। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि प्रोमोटर साइट कहां पर होगा, तो कह देना प्रोमोटर साइट जो होगा वो स्ट्रक्चरल जीन, देखो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम, मतलब स्ट्रक्चरल जीन से अगर पहले आप देख रहे हो तो अपस्ट्रीम बोलते हैं, इसके बाद में देखते हो तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जा रहे हो तो डाउन स्ट्रीम, इसके पहले जा रहे हो तो अपस्ट्रीम बोलोगे। तो क्या बोलोगे, प्रोमोटर साइट कहां पर होगा, तो स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम होगा, अपस्ट्रीम टुवर्ड 5' टुवर्ड 5' और टुवर्ड 5' उसने अगर बोल दिया तो ये आपको फिक्स है कि किसका 5' बोल रहा है, वो कोडिंग स्ट्रैंड का 5' बोल रहा है। ये यही मतलब हुआ रेफरेंस का। मैंने बोला था रेफरेंस सारे आपको इसी 5 to 3 वाले के हिसाब से लेना है। तो क्या बोलोगे कि प्रोमोटर साइट किधर होता है, तो स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम होता है टुवर्ड 5'। आपसे बोला जाएगा टर्मिनेटर साइट किधर होता है, तो आप बोलना वो होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम बाद में आ रहा है ना, डाउन स्ट्रीम टुवर्ड 3rd एंड, टुवर्ड 3' टुवर्ड 3' बोल दिया तो उसने क्या समझ लिया आपने कि हाँ कोडिंग स्ट्रैंड के बोल रहा है 3'। तो इस तरीके से बच्चे इनकी नेमिंग करते हैं। अब अपने प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेस कैसे स्टार्ट हो रहा है। देखिए, तो ये जो प्रोमोटर साइट है, इस प्रोमोटर साइट पर क्या होगा, इस प्रोमोटर साइट को कौन रीड करेगा, कौन रिकॉग्नाइज करेगा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की अगर हम बात करें बच्चे, तो इसके अंदर कुछ सब यूनिट्स होती हैं। कितनी सब यूनिट्स है इसके अंदर, ये 5, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, बीटा- और ओमेगा। ये 5 सब यूनिट है आपके आरएनए पॉलीमरेज की, और ये इनका क्या बनाते हैं, इसका कोर एंजाइम बनाते हैं। और इस कोर एंजाइम के साथ साथ एक और इसकी सब यूनिट होती है इसी आरएनए पॉलीमरेज की, उसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। इसी का पार्ट है, आरएनए पॉलीमरेज का ही पार्ट है सिग्मा फैक्टर। ठीक है, और जब सिग्मा फैक्टर इसके साथ जुड़ा है तो अब इसको हम बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज का ये होलो एंजाइम, मतलब ये कंप्लीट एंजाइम हो गया आपका। तो इसके अंदर ये जो सिग्मा फैक्टर होता है, इसका काम क्या होता है बच्चे, क्यों हमने इसको अलग से लिखा, क्यों कोर से इसको अलग बताया, इसलिए बताया क्योंकि ये जो सिग्मा फैक्टर है ये इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हेल्प करता है क्या रिकॉग्नाइज करने में, इस प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करने में। और एक बार जब ये जाकर आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोमोटर साइट से बाइंड हो जाता है तो फिर ये सिग्मा फैक्टर जो है इस टोटल एंजाइम से निकल के बाहर आ जाता है, बाहर रिलीज हो गया इससे। ठीक है, तो इस सिग्मा फैक्टर का काम क्या होता है, इसका काम होता है आरएनए पॉलीमरेज को ये रिकॉग्नाइज करवाना कि कहां पर प्रोमोटर साइट पड़ी हुई है। अब ये जब आरएनए पॉलीमरेज एक बार जब इस जाकर प्रोमोटर साइट से बाइंड कर जाएगा तो अब क्या करने वाला है, वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करवाएगा। और इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जब तक ये जो डीएनए के जो स्ट्रैंड है, अब इसको मैं हटा देता हूं, हमने समझ लिया इन सब चीजों को। तो हमारा ये जो डीएनए है बच्चे, अगर देखें तो ये जो आपका डीएनए है, इस डीएनए के जो डबल हेलिकल जो स्ट्रैंड है, इसके अंदर मान लीजिए इधर ए है तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, टी होगा, जी है तो सी होगा, तो इधर ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इस तरह से हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जब तक इनको हम तोड़ेंगे नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जब तक टूटेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, कैसे आप इसको कॉपी कर सकते हो, 3 to 5' वाले को कॉपी करना है आपको। ठीक है, इस पर आपको नया आरएनए बनाना है, नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हुए चले जाना है यहाँ पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को। तो उसको जोड़ने के लिए फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अनबाइंडिंग करानी पड़ेगी, अनवाइंडिंग करानी पड़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने देखा था कि आपका जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस था वहाँ पर आप हेलिकेज को लेकर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब जाकर बाइंड कर जाता है प्रोमोटर साइट से, तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम खुद ही क्या करता है, इनको भी तोड़ देता है। ये देखिए तोड़ दिया इसने, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया और तोड़कर दोनों की क्या करा दी, अनवाइंडिंग करा दी। और अनवाइंडिंग कराने के बाद
जैसे आपने देखा था रेप्लिकेशन में, वहाँ पर प्रोसेस को शुरुआत कराने के लिए एक प्राइमर की ज़रूरत थी, प्रोसेस की स्टार्टिंग के लिए क्या था, प्राइमर की ज़रूरत थी। यहाँ पर किसी प्राइमर की भी ज़रूरत नहीं है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम खुद सक्षम है इस प्रोसेस को स्टार्ट करने में, खुद ही सक्षम है स्टार्ट करने में भी। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, पहले अनबाइंडिंग कराएगा, अनबाइंडिंग कराने के बाद ये क्या करेगा, आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं उनको लाकर जोड़ना शुरू कर देगा और इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाता चला जाएगा, बॉन्ड बनते चले जाएंगे और ये सीक्वेंस आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा वो आगे फिर उस डीएनए के जो डबल हेलिकल जो स्ट्रैंड है ना, डबल हेलिकल जो आपका डीएनए, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने दिखाया हुआ है, क्या हुआ देखो, पहले अनबाइंडिंग कराएगा, अनबाइंडिंग कराकर ये आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है और यहाँ पर आरएनए बनता हुआ चला जा रहा है। और जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला जाएगा बच्चे, पीछे से क्या होगा, पीछे से जो आपकी अनबाइंडिंग की गई थी उसकी रीबाइंडिंग हो जाएगी, दोबारा से वो डबल हेलिकल स्ट्रैंड बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारा डीएनए का जो सबसे इंपॉर्टेंट नेचर तो यही है कि बाइंडिंग अनबाइंडिंग का जो नेचर है इसका। तो ये डीएनए क्या होगा बताओ, इधर उसको रोकने वाला कोई है नहीं, तो क्या करेगा, जैसे जैसे आरएनए आगे बढ़ता चला जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला जा रहा है, अनबाइंडिंग कराते चला जा रहा है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता चला जा रहा है। ठीक है, और पीछे से क्या हो रहा है, आपका आरएनए जो है वो सेगमेंट जो है, आरएनए सेगमेंट वो सेपरेट होता चला जा रहा है, जो दोनों डबल हेलिकल स्ट्रैंड है इससे वो आरएनए का सेगमेंट जो सेपरेट होता चला जाएगा, बाहर निकलता चला जाएगा। तो सेपरेट देखो हो गया, बाहर आ गया ये, मान लो यहाँ से शुरू किया गया होगा तो यहाँ पर अनबाइंडिंग कराई होगी, आगे बढ़ता चला गया, देखो सेपरेट होता चला गया, अब यहाँ तक पहुंचा है, बाकी सेगमेंट आपका नीचे आ गया, सेपरेट हो गया, इस डबल हेलिकल स्ट्रैंड से बाहर आ गया। ठीक, और ये आगे बढ़ता रहेगा, इसी तरह सेपरेट होता रहेगा आपका। और पीछे से क्या होगा, पीछे से दोबारा से जो अनबाइंडिंग होती है दोबारा से रिबाइंडिंग होते हुए चली जाएगी, देखो रिबाइंडिंग हो रही है। और ये 3 to 5 वाला जो है वही आपका टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, इसी पर नया आरएनए बनाया जा रहा है और इस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और ये आरएनए बनता चला जाएगा। अभी जब प्रोसेस चल रहा है और आरएनए आगे बनता हुआ चला जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसी ये जो आपका थर्ड एंड है, जो थर्ड एंड आरएनए का है, इस थर्ड एंड पर कुछ ऐसे सीक्वेंस बन जाते हैं बच्चे। ठीक है, इस थर्ड एंड पर कुछ ऐसा सीक्वेंस बन जाएगा जिस सीक्वेंस के लिए जो ये रो फैक्टर होता है, यहाँ पर कौन सा फैक्टर होता है, रो फैक्टर, इस रो फैक्टर की बहुत ही हाई एफिनिटी होती है इस सीक्वेंस के लिए, जो यहाँ पर सीक्वेंस बना है। ये प्रोसेस चल रहा है और प्रोसेस के चलते चलते क्या होगा, थर्ड एंड पर देख रहे हो, ये जो आरएनए का जो थर्ड एंड है, देखो यहाँ पर इतना बड़ा आरएनए बन गया, पीछे और ज्यादा पूरी रीबाइंडिंग हुई, देखो यहाँ पर पूरी रीबाइंडिंग हो गई। ठीक, और ये जो आरएनए सेगमेंट है, ये हमारे जो दोनों डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रैंड है, इससे क्या हो गया, सेपरेट हो गया, नीचे सेपरेट हो गया, देखो सेपरेट होता चला जा रहा है, यहाँ पर रीबाइंडिंग होती चली जा रही है और ये ऐसे आरएनए बनता चला जाएगा। तो इसके थर्ड एंड पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जाकर यहाँ पर कुछ ऐसे सीक्वेंस बनते हैं, यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर कुछ ऐसा सीक्वेंस बनेगा जिस सीक्वेंस के लिए इस रो फैक्टर की बहुत ही हाई एफिनिटी होती है। हाई एफिनिटी का मतलब क्या, ये रो फैक्टर तुरंत जाकर क्या करेगा, उस सेगमेंट से बाइंड हो जाएगा वहां पर, और जैसे रो फैक्टर आकर बाइंड होता है इस, ठीक है, और इस रो फैक्टर के यहाँ पर बाइंड होते ही क्या होगा बच्चे, इस रो फैक्टर के बाइंड होते ही इस आरएनए से ये आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप होने के साथ साथ और भी क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज इस यूनिट से, ये जो यूनिट है आरएनए जो बन रहा है इस यूनिट से डिसोसिएट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और इसके डिसोसिएट होते ही यहाँ पर प्रोसेस क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, टर्मिनेशन हो गया, प्रोसेस यहाँ पर रुक गया और ये पूरा का पूरा जो आरएनए है, ये पूरा का पूरा आरएनए जो है सेपरेट हो जाएगा, किनारे निकल के बाहर आ गया और फिर से जो आपका डबल हेलिकल जो स्ट्रैंड है दोबारा से यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी रीबाइंडिंग हो जाएगी और पूरा का पूरा डीएनए एज इट इज़ जैसे पहले था वो डबल हेलिकल डीएनए हो जाएगा और ये इस तरह से आपका जो नया सेगमेंट जो आरएनए का बना है यहाँ से वो सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बताओ, पूरा का पूरा किस तरह से हमें डीएनए से आरएनए बनाना है वो हमने पूरा देख लिया बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात आती है, बताओ इस प्रोसेस को कराने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से पाया जाएगा, नहीं, यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी वही काम जो आपने डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पर देखा था। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट होता है क्या है आपका, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और ये जो राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं ये क्या करते हैं बच्चे, जैसे मान लो एटीपी हो गया तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करेगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट दे देगा। तो ये आपका मोनोमर की तरह आप यूज कर लोगे, यहाँ पर इस मोनोमर को आप यूज कर लोगे। ठीक, और ये मोनोमर हो गया और इसके साथ साथ ये जो ट्राइफॉस्फेट है ना, ये फॉस्फेट बॉन्ड जो टूटेंगे इनकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी, जो आप पढ़ते आए हो पहले से, वो एनर्जी यूज कर लिया जाएगा इस प्रोसेस में। तो यहाँ पर राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो यहाँ पर डुअल पर्पस करता है, दो काम कर रहा है, आपके मोनोमर भी प्रोवाइड करवा रहा है और एनर्जी भी प्रोवाइड करवा रहा है।
और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट था, डीऑक्सी। सही बात है सर, पता है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे डीएनए होते हैं उनके जो मोनोमर है उनमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है और आरएनए में राइबोस शुगर होता है, तो ये राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर होगा आपका। तो यहाँ पर एक बात और आती है बच्चे कि अभी आपने डीएनए में तो क्या किया था बताओ, डीएनए पॉलीमरेज भी केवल एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा था, 5 to 3 डायरेक्शन में काम कर रहा था। तो वहाँ पर तो आपने क्या किया, दोनों स्टैंड को फिर भी कॉपी कराया, बोला ठीक है एक पर सीधा कराएंगे दूसरे पर उल्टा कराएंगे, ऐसा आपने किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जब देखोगे, जब डीएनए से आरएनए बनाने की बात आती है, ट्रांसक्रिप्शन की बात आती है, तो क्यों केवल आप एक ही स्टैंड को क्यों कॉपी कर रहे हो यहाँ पर, क्यों नहीं आपने दोनों स्टैंड को कॉपी किया? क्यों नहीं इवोल्यूशन के दौरान हमारी सेल ने इसको भी सीख लिया कि चलो दोनों स्टैंड से आप डीएनए, दोनों स्टैंड जो है डीएनए के, उससे आरएनए बना लो एक एक? तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ बच्चे, क्योंकि आपने जो यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनाया है, ये आरएनए क्यों बनाया है आपने बताओ? आपने आरएनए इसलिए बनाया ताकि आप इससे प्रोटीन बना सको, इस आरएनए से आप प्रोटीन बना सको, इसलिए आपने डीएनए से आरएनए बनाया है। और अगर आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक और आरएनए अगर यहाँ से ही बना दिया, ठीक है, और एक आरएनए यहाँ से बना दिया, तो ये जो दोनों आरएनए बनेंगे ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ये दोनों आरएनए के स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग करा लेंगे, तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। कैसा, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। और अगर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो इस तरह के आरएनए को हम प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन कैसे बनती है, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसके सारे न्यूक्लियोटाइड जो है एक्सपोज होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होने चाहिए, तब ये प्रोटीन बनवाने के लिए हेल्प कर सकता है आपको। तो अगर आपने क्या किया बताओ, सबसे पहली बात तो अगर आपने दोनों स्टैंड को कॉपी कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों जो आरएनए बनेंगे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जो कि क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे, और इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए से फिर हम प्रोटीन नहीं बना सकते, जो हमारा मेन एम है आरएनए बनाने का, वो नहीं हो पाएगा फिर। और दूसरा क्या, चलो ठीक है, अगर ये नहीं किया इन्होंने, मान लिया, चलो मान लिया कि इन्होंने आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं की और डबल स्टैंड नहीं हुए, फिर क्या दिक्कत है, फिर भी बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए क्या दिक्कत आएगी, तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक ही जो सेगमेंट है डीएनए का, एक ही जो पर्टिकुलर सेगमेंट है डीएनए का, इस एक ही सेगमेंट से अब क्या होगा, दो अलग अलग तरह के आरएनए बनेंगे। देखो ये आरएनए अलग होगा, इसमें जो सीक्वेंस होंगे वो अलग होंगे, और इसके सीक्वेंस अलग होंगे, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सेम नहीं होता है बच्चे। यहाँ पर अगर ए होगा तो यहाँ पर यू होगा, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर सी है तो जी होगा, देखो कहीं ना कहीं सब अलग अलग सीक्वेंस होगी, इसमें अलग सीक्वेंस, यहाँ पर अलग सीक्वेंस। और अभी जब हम आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे तो आप देखोगे ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इसी पर डिपेंड करता है कि प्रोटीन कौन सा बनेगा। तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है ये आरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं बच्चे, उन्हीं न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, क्या प्रोटीन होगी, वो किस किस अमाइनो एसिड की बॉन्डिंग से वो प्रोटीन बनेगी। और अगर आपने ऐसा किया तो बताओ क्या होगा, एक ही सेगमेंट डीएनए के एक ही सेगमेंट से दो अलग अलग तरह के अगर आरएनए बन गए तो दो अलग अलग तरह के प्रोटीन बनेंगे, ठीक। तो आपको क्या मिलेगा कि एक ही डीएनए का सेगमेंट दो अलग अलग तरह की प्रोटीन बना रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इस सब चीज़ों के लिए क्या होता है कि केवल एक ही स्ट्रैंड को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर केवल एक ही स्ट्रैंड कॉपी की जाती है, और हमारे सेल ने कोई एफर्ट भी नहीं किया दोनों को स्ट्रैंड को कॉपी करने के लिए, इवोल्यूशन के दौरान उन्होंने सीखा भी नहीं इस चीज़ को, जरूरत नहीं है उन्हें, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि क्यों केवल एक ही स्ट्रैंड को कॉपी किया जा रहा है डीएनए के, जो कि आपका 3 to 5 वाला है, और वो टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अपने पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने 3 स्टेप में पढ़ा बच्चे। पहले हमने इनिशिएशन की बात की, फिर हमने उसको इलोंगेट किया, पूरा चेन बनाया, और इलोंगेशन के बाद क्या किया, टर्मिनेट करा दिया प्रोसेस को, टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में क्या हुआ था बताइए, आरएनए पॉलीमरेज जो है इट बाइंड एट प्रोमोटर सीक्वेंस पे जाकर बाइंड हो गया, और ये प्रोमोटर सीक्वेंस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये आपके यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर अलग अलग सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। और कहाँ पर होते हैं, दे आर प्रेजेंट अप स्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन, सही बात है, स्ट्रक्चरल जीन के अप स्ट्रीम था, और किधर था, टुवर्ड 5th टर्मिनल, 5' टर्मिनल इन सेंस स्ट्रैंड, और वो सेंस स्ट्रैंड में होता है, ठीक है। सेंस स्ट्रैंड के अंदर वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पाया जाता है आपका, उसको बोलते हैं प्रोमोटर सीक्वेंस। और ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के दौरान क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज पहले आपके प्रोमोटर सीक्वेंस पे जाकर बाइंड होता है, और इसको बाइंड कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन बताता है कहाँ पर है वो, तो सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो है सिग्मा सब यूनिट, और द सिग्मा फैक्टर हेल्प आरएनए पॉलीमरेज टू आइडेंटिफाई प्रोमोटर सीक्वेंस, सही बात है। और प्रमोशन कराने मतलब कि प्रोमोटर से बाइंड करा के इनिशिएशन कराने के बाद क्या होता है, सिग्मा फैक्टर सेपरेटेड वंस इनिशिएशन इज कंप्लीटेड, और जब ये प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो सिग्मा फैक्टर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस शुरू हो गया, अब इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन में क्या होगा देखिए,
तो आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग। सही बात है, आरएनए पॉलीमरेज ही अनवाइंडिंग करा रहा था, दोनों के जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रैंड उसको सेपरेट करा रहा था, ठीक है, और डीएनए डबल हेलिक्स को सेपरेट कर रहा है वो। एंड आरएनए सिंथेसाइज्ड ओवर एंटीसेंस स्ट्रैंड। एंटीसेंस स्ट्रैंड मतलब 3 to 5 वाले को आप यूज करते हो टेम्पलेट स्ट्रैंड को, टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसे, और टेम्पलेट स्ट्रैंड के पर आपका नया आरएनए बनेगा। और सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। सही बात है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, लेकिन क्या अलग होगा केवल वहाँ पर कि ए के साथ यू बाइंड होगा, ना कि टी, है ना, ये अलग होगा यहाँ पर। मैंने वेयर इसका जो एडेनिन है, डीएनए का जो एडेनिन है वो किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा, उधर यूरेसिल जो नाइट्रोजन बेस है उसके साथ करेगा। और पॉलीमराइजेशन के लिए क्या देखा बताइए यहाँ पर, फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यहाँ पर राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, इट एक्ट एज ए डुअल रोल, दो काम कर रहा है। क्या क्या दो काम कर रहा है, एक तो मोनोमर प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है प्रोसेस के लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए। और आपका जो आरएनए नया बन रहा है वो कैसे बनेगा, आरएनए इज फॉर्म्ड इन 5 to 3rd डायरेक्शन। सही बात है, क्योंकि 3 to 5 वाला आपका टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, तो 5 to 3rd डायरेक्शन बनेगा, क्योंकि हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5 to 3rd डायरेक्शन में ही काम करता है हमारे डीएनए पॉलीमरेज के जैसे, ठीक। और प्राइमर की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले डिस्कस कर लिया, ना तो प्राइमर की ज़रूरत है ना ही हेलिकेज की ज़रूरत है, पूरा काम हमारा आरएनए पॉलीमरेज खुद कर रहा है। तो प्राइमर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। और क्या देखा बताइए यहाँ पर हमने कि जो आरएनए पॉलीमरेज है इट मूव्स अहेड, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला जाएगा एंड द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रीवाइंड, है ना, और पीछे से क्या होंगे बताओ, वो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला जाएगा और पीछे से दोबारा से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, रीवाइंडिंग होती चली जाएगी, है ना। तो 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रीवाइंड टू फॉर्म नॉर्मल हेलिक्स, दोबारा से नॉर्मल हेलिक्स बना लेंगे रिवाइंड करके वो, ठीक है। एंड आरएनए जो है वो सेपरेट होता चला जाएगा, आरएनए नीचे देखो सेपरेट हो गया, बाहर आ गया, सेपरेटेड फ्रॉम द डीएनए, टेम्पलेट से आरएनए सेपरेट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। और टर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो प्रोसेस रुकेगा कब, टर्मिनेशन कैसे होगा देखिए, तो इसके लिए हमारा टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है, ठीक। टर्मिनेटर सीक्वेंस कंट्रोल द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, बात किया था हमने, ठीक। और ये जो टर्मिनेटर सीक्वेंस है कहाँ पर होगा ये, इट इज टुवर्ड द 3rd टर्मिनल ऑफ सेंस स्ट्रैंड। सही बात है, सेंस स्ट्रैंड के रेस्पेक्ट में सारे काम लेते हैं हम। और ये 3rd टर्मिनल किधर होगा, ये टर्मिनेटर साइड होगा किधर, तो कहते हैं ना डाउन स्ट्रीम होगा, डाउन स्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम होगा, डिस्कस किया था हमने उस टाइम पे। और ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के टाइम पर क्या होता है, ऑफ आरएनए अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इज सिंथेसाइज्ड एट 3rd टर्मिनल, ठीक है। 3' टर्मिनल जो है उस पर क्या होगा, आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बनेगा और उस सीक्वेंस के लिए, और ये सीक्वेंस कहाँ बन रहा है, आरएनए के ऊपर बन रहा है, देखा था हमने अभी, देखिए ये आरएनए जो 5' to 3' बना था, इसके 3' पर क्या होगा, कुछ ऐसा सीक्वेंस बनेगा, और इस सीक्वेंस के लिए किसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे रो फैक्टर के लिए ऑफ आरएनए, एंड रो फैक्टर, ठीक है, रो फैक्टर जो है, रो फैक्टर हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर दिस, और वो एफिनिटी होने की वजह से क्या होगा बताओ, ये रो फैक्टर जाकर बाइंड कर जाएगा आरएनए से, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, रुक जाएगा और यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। इसके सेपरेट होते ही क्या होगा, आपका ये प्रोसेस यहीं रुक जाएगा और पूरा का पूरा जो आरएनए है वो डीएनए से सेपरेट होकर नीचे आ जाएगा। वो हमने डिस्कस कर लिया था प्रोसेस में। और क्या देखा हमने, बताइए कि केवल दोनों में से केवल एक ही स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है, केवल एक ही जो स्ट्रैंड है डीएनए का उससे हम आरएनए बना रहे हैं, दोनों जो स्ट्रैंड है उससे हम आरएनए नहीं बना रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं कर रहे, हमने डिस्कस कर लिया, लिख लेते हैं एक बार उसको कि ओनली 1 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड। क्यों, इट हेल्प्स द ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम टू अंडरस्टैंड दैट 1 सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड ओनली 1 प्रोटीन, ठीक है, ताकि इससे ये पता चले कि एक डीएनए का सेगमेंट केवल एक ही प्रोटीन बना रहा है। क्योंकि अगर दोनों सेगमेंट क्या करते, दोनों से आप 2 अलग अलग आरएनए बना देते, दोनों से 2 अलग अलग प्रोटीन बन जाती, तो एक ही सेगमेंट डीएनए क्या कर रहा होता, 2 अलग अलग प्रोटीन बना रहा होता, ठीक है। बिकॉज इफ बोथ स्ट्रैंड आर ट्रांसक्राइब्ड, अगर दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड हो जाते तो 2 डिफरेंट आरएनए वुड बी फॉर्म, तो 2 अलग अलग आरएनए बन जाते दोनों स्ट्रैंड से, और दोनों अलग अलग आरएनए से क्या होता, दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन, 2 अलग अलग प्रोटीन बन जाती, ठीक है। एक तो ये रीजन है, दूसरा क्या रीजन है, एंड अगर ये 2 अलग अलग आरएनए बनते तो दोनों आरएनए क्या होते आपस में दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते, और कॉम्प्लीमेंट्री होते तो क्या कर देते, बेस पेयरिंग करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेते, और इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए से फिर हम प्रोटीन नहीं बना पाते। 2 सच आरएनए सीक्वेंस फॉर्म्ड फ्रॉम सेम डीएनए सेगमेंट, एक ही डीएनए सेगमेंट से जो 2 आरएनए बनते, दे मस्ट हैव कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, उन दोनों में क्या होता, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता, जिसकी वजह से क्या होते, दे एसोसिएट एंड फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और वो क्या कर लेते, वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेते हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके अपने कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस के बीच में।
और अगर उनमें अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाती है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर बन जाता तो क्या होता, इट विल नॉट ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन विच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड टू प्रोटीन, तो फिर आप उससे प्रोटीन नहीं बना पाते। इसीलिए हमेशा क्या होता है, केवल एक ही जो सेगमेंट है डीएनए का वो ट्रांसक्राइब्ड होता है, उससे आप आरएनए बनाते हो और उसको आप बोलते हो टेम्पलेट स्ट्रैंड। और वो कौन सा स्ट्रैंड होता है, 3 to 5 वाला, और इस पर हम क्या करते हैं 5 to 3 डैश में नया आरएनए बना लेते हैं। तो हमने डीएनए से आरएनए बना लिया, देख लिया पूरा प्रोसेस। और अगर हम आरएनए के बारे में अगर हम बात करें तो दो तरह के आरएनए होते हैं बच्चे, ठीक है। एक वो आरएनए जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक आरएनए या फिर जीनोमिक आरएनए। जीनोमिक आरएनए का मतलब क्या हुआ, ये वो आरएनए है जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। तो कुछ हमारे जो वायरस हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है आरएनए होता है, और वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करा रहा है, जैसे हमारे अंदर डीएनए है। तो कौन से वायरस हमारे एनसीईआरटी में कुछ लिखे एग्जांपल है यहाँ पर, रियो वायरस, टोबैको मोज़ोइक वायरस, ठीक है, टीएमवी टोबैको मोज़ोइक वायरस हो गया, क्यूबी बैक्टीरियोफेज वायरस हो गए। तो इनके अंदर इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक आरएनए। और दूसरा जो आरएनए उनको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन जेनेटिक आरएनए, जो कि हमारे अंदर जो आरएनए है वो कैसा है, वो नॉन जेनेटिक आरएनए है। तो हमारे अंदर कौन से आरएनए प्रेजेंट है, तो वो आपका आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। तो अब इनके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए क्या होते हैं। आरआरएनए के बारे में अगर हम बात करें तो आरआरएनए को हम बोलते हैं बच्चे राइबोसोमल आरएनए। और जो टोटल सेल का जो आरएनए है, ठीक है, एक सेल के अंदर जो टोटल आरएनए होता है उसका 80% जो आपका पार्ट है वो यही आरआरएनए होता है। तो 80% ऑफ टोटल आपका जो है वो आरआरएनए है। और ये आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए होता है। तीनों तरह के जो आरएनए हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, उनमें मोस्ट स्टेबल जो फॉर्म है आपका आरआरएनए ही होता है। और इसको बनाता कौन है, इसको बनाती है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस कर रहा है आरआरएनए को। और ये पाया कहाँ जाता है आरआरएनए सेल के अंदर, तो ये राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम को बोलते हो इट इज़ आरएनए एंड प्रोटीन कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है। तो इसके राइबोसोम के अंदर जो आरएनए है वो आपका आरआरएनए ही होता है। तो इट इज़ फाउंड इन राइबोसोम। और बनाया किसने इसको, आरआरएनए को, न्यूक्लियोलस ने बनाया, न्यूक्लियस के अंदर जो है, ठीक। और इसका काम क्या होता है अगर हम बात करें तो अभी हम जब प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे, ट्रांसलेशन की बात करेंगे, तो ट्रांसलेशन के दौरान जो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम को फैक्ट्री बोलते हैं प्रोटीन बनाने की। तो राइबोसोम से आपका एमआरएनए, जो कि दूसरे तरह का आरएनए हम पढ़ने वाले हैं, एमआरएनए और टीआरएनए, वो राइबोसोम से आकर बाइंड होते हैं। और राइबोसोम के अंदर जहाँ पर ये एमआरएनए और टीआरएनए आकर बाइंड हो रहा है तो उसको अटैचमेंट साइट कौन प्रोवाइड करता है, तो यही आरआरएनए जो होते हैं, ठीक है। राइबोसोम पता है हमें, राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट होती है, एक छोटी सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। तो राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट होती है उससे आपके टीआरएनए आकर बाइंड होते हैं, टीआरएनए। और जो स्मॉलर सब यूनिट होती है उससे आपका एमआरएनए आकर बाइंड होता है। तो ये टीआरएनए और एमआरएनए को इस राइबोसोम के अंदर बाइंड कराने के लिए साइट कौन प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ आकर बाइंड होते हैं, तो इनको अटैचमेंट साइट कौन देता है, यही आरआरएनए ही इनको अटैचमेंट साइट देता है टीआरएनए और एमआरएनए को, ठीक है, राइबोसोम के अंदर। तो एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दे प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू टीआरएनए एंड एमआरएनए, कहाँ पर, एंड अटैचेस देम ऑन द राइबोसोम, राइबोसोम से उनको अटैच करा रहे हैं। क्या होगा, कैसे अटैच कराएंगे, उस अटैचमेंट का ज़रूरत क्या है, वो सारी चीज़ें हम ट्रांसलेशन में डिस्कस करने वाले हैं। वहीं अगर हम एमआरएनए की बात करें तो ये आपका 1 to 5% ऑफ टोटल का केवल 1 to 5% आपका होता है एमआरएनए। और इसको कौन बनाता है, ये हमारा प्रोड्यूस होता है बाई जेनेटिक डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, ये डीएनए बना रहा है, इसको डीएनए से बनता है आपका एमआरएनए। वहीं अगर हम बात करें आपका लीस्ट स्टेबल फॉर्म होता है आरएनए का ये, ठीक है, लीस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कौन है, आरआरएनए। लीस्ट स्टेबल आपका एमआरएनए होता है। और हमारा ये जो एमआरएनए है, इसी एमआरएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं उसी के हिसाब से क्या होगा बच्चे, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ये एमआरएनए ही क्या करता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ढांचा दे रहा है, टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है किस चीज़ के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। कैसे करेगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। वही अगर हम टीआरएनए की बात करें तो इसको हम ट्रांसफ़र आरएनए बोलते हैं, ठीक। और ये कितना है बताइए, 10 to 15% ऑफ टोटल जो है आरएनए का वो आपका टीआरएनए होता है। ये कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, तो इसकी भी सिंथेसिस आपका न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है और डीएनए ही सिंथेसाइज कर रहा है। यानी हमें समझ में आ गया एमआरएनए और टीआरएनए की सिंथेसिस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस का डीएनए, जेनेटिक डीएनए हमारा। और हमारे आरआरएनए के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोल्यूबल आरएनए या फिर एडेप्टर आरएनए बोलते हैं, एडेप्टर मॉलिक्यूल सोल्यूबल आरएनए बोलते हैं आप टीआरएनए को। क्यों इसको एडेप्टर आरएनए बोलते हैं वो भी इसके फंक्शन के हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा। और हमारा जो टीआरएनए होता है बच्चे स्मॉलेस्ट आरएनए है, ठीक है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, टीआरएनए के स्ट्रक्चर को जो आप देखोगे तो अगर आप इसको 2D में देख रहे हो
2D देखोगे तो 2D में ये क्लोवर लीफ लाइक दिखाई देगा, ठीक है। 2D स्ट्रक्चर कैसा है इसका, क्लोवर लीफ लाइक, जैसा कि हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। हम 2D स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर सकते हैं अपने डायग्राम में, तो 2D स्ट्रक्चर इसका जो है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जब इसका हम 3D स्ट्रक्चर देखते हैं तो कॉम्पैक्ट इन्वर्टेड एल शेप दिखाई देगा। ये कैसा, एल शेप, कैसा इन्वर्टेड एल शेप दिखाई देगा आपको 3D में। अगर हम tRNA की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें बच्चे, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है पूरा ये। लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड के साथ साथ इसके अंदर जो डिफरेंस ये है कि ये फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर है। और फोल्डेड होने की वजह से क्या होता है, इसकी एक ही स्टैंड के अंदर क्या होता है बच्चे, दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। फोल्डेड होने की वजह से दो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड क्या हो रहे हैं, आप आमने सामने आ जा रहे हैं। और उन कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड के आमने सामने के आने की वजह से उनके बीच में क्या हो जाता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है, बेस पेयर बन जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, लेकिन है ये सिंगल स्टैंडर्ड। और फोल्डेड होने की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस पेयर के आमने सामने आने की वजह से क्या हो रहा है, इनके बीच में बेस पेयरिंग हो जा रही है। और जहाँ पर ये बेस पेयरिंग नहीं हो पा रही, बेस पेयरिंग क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ जगहों पर क्या होता है बच्चे, कुछ ऐसे नाइट्रोजन बेसेस आ जाते हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस नहीं मिल रहे, ठीक है। कुछ एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसेस यहाँ पर आ गए, और इन एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसेस के आने की वजह से, इनके कॉम्प्लीमेंट्री ना मिलने की वजह से यहाँ पर बेस पेयरिंग नहीं हो पाई है। तो उन जगहों पर क्या बन जाते हैं, लूप बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर इन जगहों पर क्या बन गए, लूप बन गए, तो इनको हम बोलते हैं लूप, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो एक tRNA के स्ट्रक्चर में जब देखोगे तो मेनली 3 लूप आपको देखने को मिलेंगे। तो एक यहाँ पर मैंने लूप लिखा, इसको बोला T-C लूप बोला मैंने, इसको DHU लूप बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन लूप, ठीक। अब ये हर एक लूप का कुछ इंपॉर्टेंस है। ये जो T-C लूप होता है बच्चे, इस T-C लूप की हेल्प से हमारा जो ये tRNA है ये जाकर राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट है उससे जाकर अटैच होता है। अभी मैंने बताया था, जो आप प्रोटीन सिंथेसिस देखोगे तो ये tRNA किससे जाकर अटैच होता है, राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट से, और mRNA स्मॉलर सब यूनिट से। तो इस लार्जर सब यूनिट से अटैच कराने के लिए कौन सा साइट होता है tRNA के अंदर, ये T-C लूप, इसीलिए इसको बोलते हैं अटैचमेंट साइट, ठीक है। वहीं अगर इसकी हम बात करें जो थर्ड एंड है और ये फिफ्थ एंड है बच्चे, इसका जो थर्ड एंड है इसको आपने क्या बोला बताओ, एक्सेप्टर आर्म बोला। क्यों एक्सेप्टर आर्म बोला, क्योंकि जो tRNA है, ये tRNA का काम क्या होता है एक्चुअली समझो आप। ये tRNA जो है ये एमाइनो एसिड को बाइंड करके उसको लेकर जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए, ठीक है। कैसे लेकर जाते हैं, कौन रेस्पॉन्सिबल है, धीरे धीरे करके कुछ चीज़ें मैं यहीं पर बताता हूँ आपको, फिर हम बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ट्रांसलेशन में देखेंगे। तो ये जब कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि जो tRNA है इन्हीं का काम होता है अमाइनो एसिड को बाइंड करके पहुंचाना, ठीक है। कहाँ पहुंचाना आगे देखते हैं अभी। तो पहुंचाना है तो पहले बाइंड करना पड़ेगा, तो इस tRNA की किसी ना किसी पॉइंट पर अमाइनो एसिड को बाइंड करना पड़ेगा। तो tRNA में अमाइनो एसिड कहाँ पर बाइंड होती हैं, तो tRNA में अमाइनो एसिड उसकी जो थर्ड एंड है, जहाँ पर ये CCA का जो सीक्वेंस दिख रहा है आपको, CCA का सीक्वेंस होता है, ये फिक्स है, ठीक। तो इसके थर्ड एंड पर क्या होते हैं, आपके अमाइनो एसिड आकर बाइंड हो जाते हैं। और अमाइनो एसिड कैसे बाइंड होते हैं अपने, और अगर हम बात करें अमाइनो एसिड कैसे आकर बाइंड हो रहे हैं थर्ड एंड से, तो हमें पता है अमाइनो एसिड के अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिल एंड होता है, एमाइन एंड होता है ना, एल्किल हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो इसके ये अपने अमाइनो एसिड जो है बच्चे, अपने कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, ये कार्बोक्सिल वाले एंड से आकर बाइंड होते हैं इसके थर्ड एंड से, है ना। और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो थर्ड एंड है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टर आर्म बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं पर ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं अमाइनो एसिड को, यहीं पर आकर अमाइनो एसिड बाइंड होती है अपने कार्बोक्सिल ग्रुप से आकर बाइंड हो जाते हैं थर्ड एंड पर, ठीक है। चलिए T-C लूप का काम हमें समझ में आ गया, ये क्या करेगा, इसी लूप की हेल्प से ये tRNA जाकर अटैच होगा लार्जर सब यूनिट से, ठीक। वहीं अगर हम बात करें इस एंटीकोडोन, देखिए यहाँ पर दूसरा एक लूप है एंटीकोडोन, ठीक, एंटीकोडोन लूप, या फिर इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन लूप। ये रिकॉग्निशन लूप क्या होता है बताओ, इस रिकॉग्निशन लूप में क्या मिलेगा आपको, कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। और ये जो रिकॉग्निशन लूप है, इसी लूप के बेसिस पर हमारा tRNA अलग अलग होता है। अगर हम बात करें हमारे सेल में, हमारे बॉडी में कितने तरह की अमाइनो एसिड होती है बताइए, 20 तरह की अमाइनो एसिड होती है। और 20 तरह की अमाइनो एसिड के लिए हमारे पास 20 तरह के tRNA हैं, 20 टाइप्स ऑफ tRNA। तो 20 टाइप्स के जो tRNA आपके पास हैं, 20 तरह के अलग अलग जो tRNA हैं, वो अलग अलग कैसे होते हैं, तो ये इसी
एंटी कोडोन लूप की वजह से वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग टीआरएनए के अंदर उनके एंटी कोडोन जो रिकॉग्निशन लूप है, इस रिकॉग्निशन लूप में अलग अलग न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देखने को मिलेगा आपको। और इसी की वजह से, इसी रिकॉग्निशन लूप की वजह से हमारे टीआरएनए अलग अलग होते हैं और 20 तरह के टीआरएनए हमें देखने को मिल रहे हैं, 20 टाइप्स के। ठीक है, यानी में समझ में आ गया कि मोस्ट स्पेसिफिक जो लूप है वो कौन है आपका, एंटी कोडोन लूप होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन लूप। चलिए, और इसी की बात देखें अगर, ये जो एक और लूप है आपका DHU लूप, इसका क्या काम होता है? तो इस DHU लूप का काम देखिए बच्चे, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो टीआरएनए है इससे हमें क्या लाकर बाइंड कराना है, बताओ, अमाइनो एसिड। और मैंने अभी बताया आपको कि 20 तरह की आपके पास टीआरएनए है, यानी आपको एक बात समझ में आ गई कि अलग अलग टीआरएनए से हमें अलग अलग अमाइनो एसिड बाइंड करानी है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस टीआरएनए से कौन सी अमाइनो एसिड बाइंड करानी है? तो टीआरएनए से अमाइनो एसिड को बाइंड कराने के लिए एक एंजाइम होता है, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। और ये जो अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम है, इसका काम होता है इस अमाइनो एसिड की चार्जिंग कराना। अभी हम देखेंगे चार्जिंग का मतलब क्या होता है, और उसको ले आकर टीआरएनए से बाइंड करा देना। तो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को एक स्पेसिफिक टीआरएनए से बाइंड कराने के लिए एक स्पेसिफिक अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम भी होता है। यानी आपके पास 20 तरह के टीआरएनए हैं, 20 तरह की अमाइनो एसिड है, तो 20 तरह के अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम भी हैं जो कि उस 20 तरह की अलग अलग अमाइनो एसिड को अलग अलग टीआरएनए से जाकर बाइंड करवाएगी। ठीक है, तो उन अलग अलग जो अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम है उनको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? कैसे पता चलेगा कि किस टीआरएनए के पास कौन सा एंजाइम वाला आपको लेकर आना है? तो ये जो DHU लूप होता है, DHU लूप जो है, ये बच्चे अलग अलग अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम को रिकॉग्नाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा, और अमाइनो एसाइल सिंथेटेज जो एंजाइम है वो क्या करेंगे, वो अलग अलग अमाइनो एसिड लाकर बाइंड कराएंगे। तो इस तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, अब ये हमें कहीं ना कहीं एक हमने बेस तैयार कर लिया। अब इसके बाद क्या इनका यूज़ है वो आगे हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो अगर हमने क्या देखा होता है, थर्ड एंड को क्या बोला हम लोगों ने, एक्सेप्टर एंड बोला, क्योंकि यही वो एंड है जो किसको एक्सेप्ट कर रहा है, अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, एंड बाइंड देम बाय देयर कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो अपने कार्बोक्सिल ग्रुप की हेल्प से आकर अमाइनो एसिड बाइंड होते हैं थर्ड एंड से। ठीक है, और वहीं हम बात करेंगे T-C लूप के बारे में बात करें। लूप कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया। और T-C लूप को क्या बोलते हैं हम, अटैचमेंट लूप बोलते हैं, क्योंकि इसी लूप की हेल्प से क्या होगा, इट कनेक्ट टीआरएनए टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो लार्जर जो सब यूनिट है राइबोसोम की, उससे अटैच कराने के लिए टीआरएनए को कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये T-C लूप। DHU लूप के बारे में अगर बात करें तो इसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अमाइनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप। सही बात है, क्योंकि DHU लूप का काम ही क्या था बताओ, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम को रिकॉग्नाइज करना। 20 अलग अलग तरह के अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम है, तो 20 अलग अलग तरह के टीआरएनए भी है, तो अलग अलग अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम को अलग अलग टीआरएनए रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपने DHU लूप की हेल्प से। क्या करेगा, इट रिकॉग्नाइजेज स्पेसिफिक अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। वहीं अगर हम बात करें रिकॉग्निशन लूप के बारे में अगर बात करें तो इसका क्या काम है, देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन लूप भी बोलते हैं। और ये मोस्ट स्पेसिफिक लूप होता है आपका टीआरएनए का। और जो अलग अलग 20 तरह के टीआरएनए वो किसके बेसिस पर हैं, ड्यू टू दिस लूप, इसी लूप की बेसिस के पर आप अलग अलग टीआरएनए बताते हो। और इसमें क्या मिलेगा, इस एंटी कोडोन लूप या फिर आपका जो रिकॉग्निशन लूप है, क्या होता है इसके अंदर, इट हैज़ अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। और इन जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं एंटी कोडोन। कोडोन, एंटी कोडोन, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे जब जेनेटिक कोड के बारे में अपनी डिस्कशन होगा, वहाँ पर हम देखेंगे सारी बातों को। तो इन रिकॉग्निशन लूप में क्या होता है, इट हैव स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी कोडोन। और ये एंटी कोडोन क्या करेगा, इट हेल्प टीआरएनए टू रिकॉग्नाइज इट्स प्लेस ऑन एमआरएनए। तो एमआरएनए पर, ठीक है, एमआरएनए पर कहाँ किस टीआरएनए को जाकर बाइंड होना है, किसकी हेल्प से पता चलेगा, तो वो आपको पता चलेगा इसी टीआरएनए की हेल्प से। क्यों, क्योंकि इसके पास होता है एंटी कोडोन। इसके यहाँ पर एंटी कोडोन के अंदर, इसका जो एंटी कोडोन लूप है उसके अंदर 3 जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस उसको आप बोलते हो एंटी कोडोन। और इनके कॉम्प्लीमेंट्री, इन्हीं के जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देखने को मिलेंगे आपको एमआरएनए के ऊपर। और एमआरएनए पर जो इनके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कोडोन। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, कोडोन। और ये कोडोन और ये एंटी कोडोन, ये एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और इनकी क्या हो जाती है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और ये अटैच हो जाते हैं इस तरीके से। देखेंगे हम।
तो अगर देखें बच्चे कैसे ये रिकॉग्नाइज कराएगा इसकी पोजीशन को, आपने देखा कि mRNA पर कहाँ जाकर tRNA को बाइंड होना है, वो कौन हेल्प कराता है वो पता करने में, ये एंटी कोडोन लूप। कैसे? तो हमारा जो mRNA होता है, mRNA पर क्या होते हैं बच्चे, सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। और ये mRNA पर जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, इनके अंदर जो तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये एक कोडोन है, ठीक है। और यहाँ पर मान लो अगर AUG है, तो ये जो आपका एंटी कोडोन लूप है, इस एंटी कोडोन लूप में क्या होगा बताओ, इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। क्या होगा यहाँ पर, UAC। तो ये UAC और AUG एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला उसके पास आएगा और यहाँ पर बाइंडिंग होगी और ये tRNA की जगह इसको पता चल जाए कि हमें इसी कोडोन पर जाना है। तो इस तरह कुछ काम होने वाला है। इसी तरीके से अलग अलग कोडोन को देखकर अलग अलग tRNA आते रहेंगे और उसी तरीके से यहाँ पर अमाइनो एसिड आती चली जाएंगी। और क्या होगा, कैसे प्रोटीन बनेगा, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, वो सब चीज़ें हमें ट्रांसलेशन में पढ़नी होती हैं।